नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और एक नए टॉपिक के साथ में बढ़ते हैं, जो कि है शिक्षण, अभिरुचि व अभिवृत्ति। ठीक है, ये टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीटेट है, DSSB और KVS। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और ये एक चीज़ और मैं बता दूं तुम्हें कि ये हैं TN कॉलेज के नोट्स। ठीक है, TN कॉलेज के नोट्स हैं जिनमें से मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तो इनमें से देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक शिक्षक को अपने छात्रों, पाठ्यक्रम, मनोविज्ञान या शिक्षण समस्याओं व शिक्षण वातावरण का ज्ञान होना शिक्षण अभिरुचि कहलाता है। ठीक है, जो उसे एक अच्छा शिक्षक बनाती हैं। ठीक है भाई। शिक्षण अभिवृत्ति क्या है, टीचिंग एटीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि में उपरोक्त समस्त ज्ञान का प्रयोग करना क्या कहलाता है, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एटीट्यूड। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इसमें उपयोग करना क्या कहलाता है, इसमें टीचिंग एटीट्यूड में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि टीचर के लिए मतलब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और क्या क्या दिया है, देखो, शिक्षण एक पेशा है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, इसलिए इसमें प्रशिक्षण आवश्यक है। हर पेशे प्रोफेशन की तरह शिक्षण पेशे की भी अपनी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है होती है, जैसे वेशभूषा सिंपल और सोबर हो और व्यवहार शिक्षण पेशे के अनुकूल और मर्यादित हो। अध्यापक समाज ही स्वयं आचार संहिता का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके पालन से अध्यापकों का सम्मान बढ़ता है। तो इसमें यही सारी चीज़ें कही गई हैं कि टीचर को किस तरीके से सिंप्लिसिटी में रहना ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, और इस तरीके से रूल्स फॉलो भी किए जाते हैं। देखो, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन टीचर्स की इमेज जो होती है वो बढ़िया बेस्ट जो होती है वो सिंपल, अगर वो उसमें है तो आदर्श रूप उसमें दिखता है। ठीक है, और केवी में इन चीज़ों को फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट में काउंट किया जाता है, तो मोस्टली सिंपल पहनावा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर क्या दिया है, कभी भी शिक्षक पेशे, टीचिंग प्रोफेशन में हड़ताल या स्ट्राइक करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें कहा गया है क्योंकि शिक्षण एक सम्मानजनक पेशा है, नोबल प्रोफेशन है, और स्ट्राइक न करके अपनी मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए पढ़ाने के बाद सांकेतिक धरना, जिसे धरती पर बैठकर दिया जा सकता है। ठीक है, सांकेतिक धरना, लेकिन कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ टीचर्स को शोभा नहीं देती है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जाता है। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से देखा जाता है कि शिक्षा या शिक्षण का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास, ये आता है बहुत जगह देखने को मिलता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वोन्मुखी होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो ये देखते हैं कि इसमें सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक और ये चारित्रिक विकास आदि। इन सब में सामाजिक विकास को सबसे ऊपरी स्थान दिया जाता है, सर्वोपरि स्थान दिया जाता है किसको, सामाजिक विकास को। ठीक है, सर्वांगीण विकास में सबसे ऊपर जो रखा जाता है वो सामाजिक विकास को रखा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि शिक्षण को द्विकोणीय प्रक्रिया या बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है। ठीक है, द्विकोणीय या बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है, एडम्स।
और रोस ने, ठीक है, एडम्स और रॉस ने। लेकिन त्रिकोणीय प्रक्रिया या ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा है? ये कहा है तुम्हारा जॉन डेवी और एडम्स ने। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। द्विकोणीय प्रक्रिया बाइपोलर प्रोसेस एडम्स ने कहा है और रॉस ने, और त्रिकोणीय प्रक्रिया ट्राइपोलर प्रोसेस ये डेवी और एडम्स ने, ठीक है। तो जॉन डेवी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, ट्राइपोलर दिया है, और एडम्स का ये द्विकोणीय बाइपोलर, ये याद रखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है कि जो छात्र होता है उसको आधार माना जाता है इस प्रक्रिया में, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर शिक्षक को माना जाता है, और तीसरे नंबर पर पाठ्यक्रम जिसे पर्यावरण से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित होनी चाहिए और छात्रों की योग्यता, इच्छा, क्षमता व प्रवृत्ति के अनुसार हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? तो ये करके सीखना सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। करके सीखना इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि कार्य करते समय हमारी अधिकतर ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां शामिल होती हैं इसमें, करके सीखने में, तो इसलिए करके सीखने को सबसे उत्तम शिक्षण विधि माना जाता है। फिर देखो जी, फिर आगे क्वेश्चन देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, ये किस लिए अप्लाई किया गया, क्यों शुरू किया गया? तो इसका रीजन देख लेते हैं। नकल का कारण व हटाने का उपाय, ठीक है, क्योंकि जो पहली मूल्यांकन पद्धति चल रही थी वो अंकों के आधार पर चल रही थी, ठीक है, चल तो अब भी रही है, लेकिन पहले जो ज़्यादा था वो जो नंबर्स को जो अंक आते थे, ठीक है, उनको ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। तो अब इसी का ये रीज़न है कि नकल का कारण व हटाने का उपाय, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति दोषपूर्ण है क्योंकि अंकों का आधार केवल लिखित परीक्षा को बनाया गया था, जो पहली थी उसमें लिखित परीक्षा को महत्व दिया गया था, ठीक है। तो नकल हटाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE या अनवरत व विस्तृत मूल्यांकन भी कहा जाता है, इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, ताकि जो उसमें नंबर लेने की पद्धति चल रही थी, क्योंकि उसमें नकल हो जाती थी, ठीक है, और काफ़ी मतलब किसी के अच्छे नंबर आ जाते जिसको नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से उसे ख़त्म करने का ये एक उपाय सोचा, अर्थात पढ़ाते पढ़ाते ही छात्र के व्यक्तित्व की संपूर्णता, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का मूल्यांकन किया जाए। अब भविष्य के लिए यही मूल्यांकन पद्धति अपनाई जा चुकी है, CCE, ठीक है भाई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो है NCERT, और सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि NCERT की स्थापना कब की गई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी एक तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना 1961 में की गई, ठीक है भाई। और फिर आता है कि इसके कार्य क्या क्या हैं, कि NCERT क्या क्या कार्य करती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करती है, ठीक है, जो करिकुलम होता है उसको बनाती है, पुस्तकें उपलब्ध करवाती है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करती है, शिक्षक प्रशिक्षण देना, व NTSE व जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना, इस तरीके से दिए हुए हैं। और पाठ्यक्रम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कहा गया है।
इस समय एनसीईआरटी द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 चल रहा था, जो भी अभी चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से एनसीएफ 2005 आता है। एनसीईआरटी के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं जो स्थित हैं अजमेर में, भोपाल, बंगलौर, भुवनेश्वर और शिलोंग में। तो ये इतना खैर कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया है फुल फॉर्म और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से भी आता है SCERT, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो नेशनल था और ये स्टेट है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। NCERT की जगह N की जगह ये S है। ये स्टेट में काम करती है ये एजेंसी जो, ठीक है, ये जो एजेंसी है ये स्टेट में काम करती है और NCERT करती है नेशनल लेवल पे इंडिया में, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1986 में इसकी स्थापना हुई, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका हर स्टेट में एक ये कार्य करने का इनका वो बनाया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण सेवा पूर्व या सेवाकालीन या अंतः सेवा प्रशिक्षण प्रदान करती है, ठीक है, वो शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। और फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, इसमें से क्वेश्चन आया था KVS में, ठीक है। ये है तुम्हारा नेशनल NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ से इसकी फुल फॉर्म आती है। अब तुम्हारा चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे NVS हो, KVS हो या DSSS भी, बिल्कुल इन्हें रट लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये टीचर्स को ट्रेनिंग्स, जो भी टीचर्स के लिए जितने भी वो सेमिनार्स या जो भी टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रबंध करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा CABE। ये क्वेश्चन आया था भाई KVS में, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CABE और इसकी फुल फॉर्म आई थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इस बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी, बस इतना ही याद रखना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वाला यह सबसे बड़ा और शक्तिशाली बोर्ड है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने का काम ये बोर्ड करता है। और फिर है तुम्हारा फुल फॉर्म के तौर पर ये याद करना, न्यूपा, जिसको कहते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी याद रखना। ये जितनी मैंने फुल फॉर्म तुम्हें कराई हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारी जितनी मैंने कराई हैं तुम्हें रट लेना, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना इन्हें। न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका कार्य शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना और प्रशासकों को शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तुम याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस यहाँ से कराए हैं। और चाहे तुम्हारा कोई सा भी पेपर हो, KVS हो, DSSS भी हो या NVS, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें तुम्हें ये क्वेश्चंस पक्का किसी ना किसी एग्ज़ाम में तुम्हें ये इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये फुल फॉर्म और इनकी स्थापना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, जो भी मैंने तुम्हें बताए हैं, इनको एक बार बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और एक बार तुम्हारे दोबारा से ये बता देता हूँ कि ये TN कॉलेज के नोट्स हैं जिनमें से मैं तुम्हें ये करा रहा हूँ, बहुत ही गजब के ये क्वेश्चंस हैं यहाँ से, तो इनको एक बार बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। तो इसी तरीके से वीडियोस में बने रहिए साथियों, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लगातार तरीके से करते रहिए, बिल्कुल बीच में गैप मत दीजिए, रेगुलर लगे रहिए, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारा आता रहे, ना भी आए
तब भी अपनी प्रिपरेशन रेगुलरिटी में रखिए। ठीक है, इसी तरीके से साथियों लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने साथियों के साथ में ज़रूर जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।